नमस्कार साथियों। आज हम लोग विजन मैगजीन 2023 के पर्यावरण टॉपिक फर्स्ट हिंदू कुश हिमालय में ग्लेशियर के पिघलने की घटना के विषय में चर्चा करेंगे। हिंद कुश हिमालय सुर्खियों में क्यों रहा? इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन्स डेवलपमेंट ने हिंद कुश हिमालय के लिए वाटर आइस सोसाइटी एंड इकोसिस्टम शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। मतलब एक रिपोर्ट जारी की गई है, मोटा मोटा मानते हैं। एक वाटर आइस सोसाइटी एंड इकोसिस्टम द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है हिंदू कुश हिमालय के लिए। क्या रिपोर्ट जारी की गई उसके विषय में जानते हैं। उसके अंतर्गत ये कहा गया है कि पहले तो जान लेते हैं कि ये ICIMOD है क्या। ये एक अंतर सरकारी ज्ञान और प्रशिक्षण संगठन है। इसकी स्थापना 1983 में स्थापना की गई थी। ये करता क्या है? ये जलवायु पर्यावरण जोखिमों को देखता है, हरित और अर्थव्यवस्था के संधारणीय उपयोग पर ध्यान केंद्रित करता है। इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, भारत सहित म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान इसके सदस्य देश हैं। इसने निम्नलिखित प्रभावों पर बात करते हैं रेखांकन की। ग्लेशियर के पिघलना विगत वर्षों की तुलना में 65 वर्ष अधिक तेजी से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री से 2 डिग्री सेल्सियस के बीच होने के कारण इसकी तुलना में 2015 की तुलना में 2100 तक ग्लेशियर का वॉल्यूम 30 से 50% तक कम हो जाएगा। वॉल्यूम कम होने का मतलब है कि जैसे कि बहुत बड़ा बर्फ़ का पहाड़ है और वो धीमे धीमे पिघलने लगे। जब पिघलने लगेगा तो वॉल्यूम कम होने लगेगा, और वॉल्यूम कम होने से और भी घटनाएं बढ़ेंगी। आगे देखते हैं। जल सुरक्षा में क्या है? ग्लेशियर के तेज़ी से पिघलने के साथ सदी के मध्य तक हिंद कुश हिमालय क्षेत्र में अधिकांश नदियों के जल स्तर में वृद्धि हो जाएगी और नदियों के जल स्तर पीक पर पहुंच जाएंगे। अभी मैंने बताया कि जब हिंदू कुश हिमालय पिघलेगा तो उसका जो ताज़ा पानी है वो कहाँ जाएगा? नदियों में, घाटियों में, झीलों में। तो उससे वहाँ पर जल स्तर में वृद्धि होगी। जल स्तर में वृद्धि होगी तो तीव्र गति से जल बढ़ेगा। पीक वाटर एक ऐसा चरण होता है जिसमें ग्लेशियर के पिघलने से होने वाले ताज़े जल की आपूर्ति का उच्च स्तर पीक वाटर कहलाता है। खतरे क्या क्या आएंगे? जब वाटर भर जाएगा नदी तालाब में तो उसके आसपास के क्षेत्र में बाढ़ आ जाएगी, भूस्खलन हो जाएगा, बड़े हिमस्खलन हो जाएंगे और हिमनद के टूटने से आसपास में बाढ़ आ जाएगी। इसे बोलते हैं इसकी ग्लोफ की फुल फॉर्म होती है ग्लेशियल लेक आउट वर्स्ट फ्लड। मतलब जो अधिक जोखिम होता है, जोखिम भरी से बांध का टूट जाना, वो भी ग्लोफ में आता है। 21वीं सदी के अंत तक हिंद कुश हिमालय में ग्लोफ के जोखिम 3 गुना मात्रा में बढ़ जाएंगे। अब इन स्थितियों से निपटने में आने वाली चुनौतियाँ क्या हैं? कोई भाई सरकार कोई काम कर क्यों नहीं रही है? कि क्या सरकार को पता नहीं है क्या है क्या नहीं है? सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या हैं? सबसे बड़ी चुनौती हमारे पास है कि हमारे खराब अनुकूलन क्षमताएं हैं। वित्त और तकनीकी सहायता की कमी के कारण समुदाय के अनुकूलन आवश्यकताओं और ज़रूरी अनुकूलन सहायता उपयोग तथा उनकी पहुंच के बीच बड़ा अंतर मौजूद है। जटिल और अप्रत्याशित खतरे, जिससे क्या होता है अग्रिम चेतावनी नहीं दे पाते हैं और
खतरा होने के बाद उनका उपचार नहीं कर पाते हैं। जनसंख्या वृद्धि और बुनियादी ढांचों का विकास, इसके कारण बढ़ती जनसंख्या में सामुदायिक आपदाओं संबंधित जोखिम के प्रभाव के प्रति सुबेद्ध हो गए हैं। निम्न संरक्षण, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हिंद कुश हिमालय क्षेत्र में लगभग 67% पारिस्थितिकी तंत्र और 39% वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट का आज भी संरक्षण नहीं किया जा रहा है। इसी के साथ देखते हैं हिंद कुश हिमालय के बारे में जानते हैं। हिंद कुश हिमालय कहाँ है? देखिए, हिंद कुश हिमालय ये अफ़गानिस्तान से म्यांमार तक 3500 किलोमीटर की दायरे में फैला हुआ है। 3500 किलोमीटर के दायरे में अफ़गानिस्तान से म्यांमार तक 3500 किलोमीटर दायरे में फैला हुआ है। ये सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है हिंद कुश हिमालय। इसे तीसरा ध्रुव, एशिया का वाटर टावर भी कहा जाता है। हिंद कुश हिमालय में ब्रह्मपुत्र, इसमें ब्रह्मपुत्र लिख लीजिएगा, ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु, इरावती नदियां अपना जल आपूर्ति भी करती हैं। और कि अभी मैंने बताया था, हिमावरण प्रकाश को परावर्तित कर वातावरण को ठंडा करते हैं। जैसे कि सूर्य की किरणें जब ग्लेशियर पर पड़ी तो ग्लेशियर ने किरणों को परावर्तित कर दिया और टेम्परेचर, इससे क्या होगा, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कम रहेगा, एटमॉस्फेयर का। मनोरंजन गतिविधियों के लिए उपयोगी है, यहाँ पे लोग टूरिस्ट आते हैं। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व है गंगोत्री ग्लेशियर का। पारिस्थितिकी तंत्र सेवा प्रदान करती है, ठीक है। और सीमित क्षेत्रीय से मतलब वहाँ के जो आसपास के लोग हैं उनका कोई सहयोग नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कोई सहयोग नहीं है। जैसे कि UNFCCC के पक्षकार सम्मेलन COP जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलवायु मंच पर होने वाली चर्चाओं में हिंद कुश हिमालय से संबंधित चिंताओं को पर्याप्त प्राथमिकता नहीं दी जाती है, कोई चिंता नहीं है। लेकिन इसके लिए भारत में ये PT के लिए महत्वपूर्ण फैक्ट है। मुझे 4-5 साल से इसका एक्सपीरियंस है कि यहाँ से PT में क्वेश्चन हमेशा बनते रहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं भारत ने क्या क्या पहले की हैं। तो भारत के ये है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन क्रियान्वयन कर रहा है। प्रश्न कर देगा कि पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन किसके द्वारा चलाया जा रहा है, तो किस मंत्रालय द्वारा किया गया है, कहाँ चलाया जा रहा है, तो हिमालयी क्षेत्र में चलाया जा रहा है। कहाँ किया मतलब किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा किया जा रहा है। इसी से जुड़ी एक और है, वर्ष 2008 में शुरू की गई राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना का इसी का एक भाग है। फिर आगे देख लेते हैं। पृथ्वी विज्ञान मंडल ने राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र की स्थापना की। राष्ट्रीय ध्रुवीय और समुद्री अनुसंधान केंद्र की स्थापना की। हिमांश नामक अनुसंधान केंद्र की स्थापना वर्ष 2016 में चंद्रावेशन हिमालय क्षेत्र में की गई। और राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कैचमेंट और बेसिन के स्तर पर ग्लेशियरों के पिघलने से होने वाले अववाह का आकलन करने के लिए एक अध्ययन कर रहा है। कौन कर रहा है? राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान। वहीं वैश्विक स्तर पर पहले क्या है, अभी बताइए हमने, ICIMOD हिंद कुश हिमालय मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट प्रोग्राम, माउंटेन मॉनिटरिंग
समिट जैसी पहले आरंभ की गई। फिर है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ICIMOD ने क्षेत्रीय सहयोग के लिए रूपरेखा भी तैयार की। वही यूनेस्को ने ग्लेशियर निगरानी सेवा आरंभ भी की है। ये सारी पहले राष्ट्रीय स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर दोनों पर चलाई जा रही हैं। यहाँ से क्वेश्चन पीटी में तो बनता ही बनता है। पीटी 2024 पीटी 2024 शायद लिख दे रहा हूँ सबसे। पीटी 2024 आगे की राह में क्या कहा गया है? निम्नलिखित मामलों में क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर सहयोग करने की आवश्यकता है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, मतलब भारत हिंद कुश हिमालय के लिए क्या ही कर सकता है जब तक हमारे पास अच्छी तकनीक नहीं होगी। या लिखा भी है, देखिए, अनुकूलन और सम्मान हेतु मदद करने के लिए तकनीक व वित्त की सहायता चाहिए, पैसा चाहिए। और हिंद कुश हिमालय एक देश में तो है नहीं, अफगानिस्तान, भारत, म्यांमार, चारों तरफ है। तो मतलब पूरी एक साइड में है ना पूरे में, तो उसमें हम लोग के बीच डेटा और सूचना का साझा करने का प्रयास को बढ़ाना चाहिए। जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रभावी ढंग से संरक्षण करना चाहिए। निगरानी नेटवर्क में सुधार करना चाहिए कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। 24 घंटे की निगरानी होनी चाहिए, 24 घंटे की, 20 घंटे की, हमेशा निगरानी का रिकॉर्ड होना चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको बता देते हैं हॉटस्पॉट के विषय में। ये हॉटस्पॉट होता क्या है? भारत में भारत में 4 प्रकार के हॉटस्पॉट हैं। कैसे यहाँ देख रहे हैं, भारत में 4 प्रकार के हॉटस्पॉट हैं। एक तो हिमालय हॉटस्पॉट, पश्चिमी घाट हॉटस्पॉट नंबर 2 पश्चिमी घाट। और यहाँ एक लिखिए, जगह नहीं मिल रही है, इसको इरेज कर देते हैं हम। यहाँ लिख देते हैं हॉटस्पॉट। नंबर 1 हिमालयन, नंबर 2 पश्चिमी घाट वेस्टर्न घाट, नंबर 3 इंडो बर्मा, और नंबर 4 सुंडा लैंड लीजिए, सुंडा। अब इंडो बर्मा ये हो गया, हिमालय ये हो गया, वेस्टर्न घाट ये हो गया। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। जल्द ही आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।